सुनो बड़ी बहू, जानकी मामी का फ़ोन आया है। अगले हफ्ते उनकी बहू की गोद भराई की रस्म है, तो हम सभी को बुलाया है। कह रही थी कि भतीजे की शादी के बाद से आप आई नहीं। इस बार सबको आना है, नीता जी बोली। अगले हफ्ते? पर मम्मी जी, अगले हफ्ते तो बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं हैं, तो मैं कैसे जा पाऊंगी। आप सब चले जाइएगा और रिधमा देवरानी को भी ले जाइए। इस बार 2 साल हो गए शादी को, पर अभी तक गई नहीं मामी के यहाँ। हाँ ठीक है, छोटी बहू को ही ले जाती हूँ। छोटी बहू, नीता जी आवाज़ लगाती हैं। जी मम्मी। सुनो छोटी बहू, अगले हफ्ते जानकी मामी के यहाँ चलना है, तो तुम अपनी तैयारी कर लेना। और सुनो, उनके यहाँ चलना तो लंबा घूंघट लेना। मेरे मायके में सारी बहुएं घूंघट करती हैं। तुमसे तो ढंग से सिर पर पल्लू भी नहीं लिया जाता, हरदम माथा उघाड़े पूरे घर में घूमती रहती हो। ना ससुर का लिहाज है, ना ही जेठ का। सास की तो कोई गिनती ही ना है। समझा समझा कर थक गई हूँ कि ससुराल में बड़ों के सामने घूंघट लिया करो, उनका सम्मान होता है। मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमर्जी करनी है। बड़ी बहू को देखो, आज भी सर से पल्लू ना सरकता उसका। और एक ये महारानी है कि सर पर पल्लू टिकता ही नहीं है। नीता जी का पल्लू पुराण एक बार फिर चालू हो गया और रिधिमा अपना पल्लू संभालती हुई जी मम्मी कहती हुई फिर अपने काम में लग गई। गोद भराई के दिन सभी जाने के लिए तैयार हो गए थे। रिधमा भी तैयार हो आ गई थी। नीता जी ने उसे देखा और उसका पल्लू थोड़ा और लंबा कर दिया। हाँ, अब ठीक है, कम से कम होठ तक तो घूंघट करना ही, मुंह नहीं दिखना चाहिए, समझी। सबके सामने नाक ना कट जाए। जी मम्मी। चलो अब। खैर, नीता जी सब परिवार मायके पहुंची, पर वहां पहुंचकर तो वह हैरान रह गई। उनकी भतीज बहू जिसकी गोद भराई थी, वो तो स्लीवलेस ब्लाउज और नेट की खूबसूरत सी ओपन पल्लू साड़ी पहने सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। घूंघट की तो बात छोड़ो, सिर पर भी पल्लू ना था। नीता जी को आया देख मामा मामी जी पास आकर उनके चरण स्पर्श कर बोले, आइए दीदी, चलकर बहू को आशीर्वाद दीजिए। बहू है कहाँ, वो तो मॉडर्न बनी घूम रही है। जानकी, तूने बहू को ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। ना कोई पल्लू ना घूंघट, भले घर की बहुएं ऐसी रहती हैं भला। बड़े बुजुर्ग का कोई सम्मान ही नहीं। तू तो कितना लंबा घूंघट करती थी, याद है ना। दीदी, आप भी किस ज़माने की बात कर रही हैं। हमारा समय अलग था, अब समय अलग है। और फिर सम्मान सिर्फ घूंघट लेने से ही नहीं होता, सामने वाले की नज़र में होता है, उसके व्यवहार में झलकता है। देखिए ना, मेरी बहू कितनी खुश है। चलिए बहू को आशीर्वाद दीजिए। हाँ, तुम चलो, हम आते हैं। छोटी बहू, तुम भी घूंघट हटा दो। जब कोई भी बहू ना की है तो तुम भी मत करो। नहीं मम्मी जी, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। ये क्या बात हुई कि कोई ना किए हैं तो मैं भी हटा दूं। मैं घूंघट करके ना आई होती तो बात अलग थी। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो सबको देखकर मैं भी घूंघट हटा दूँ, ये मुझसे ना होगा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तूने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है, नीता जी बोली। फिर रिधिमा पूरे फंक्शन में घूंघट किए रही और नीता जी मुँह फुलाए रही कि छोटी बहू ने फिर उसकी बात ना मानी। अब अगली कहानी। सुमन की शादी को अभी कुछ ही साल हुए थे। वो अपने पति राजेश और सास के साथ रहती थी। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुमन के और उसकी सास के बीच छोटे छोटे मामलों को लेकर मतभेद होने लगे। एक दिन सुमन को पता चला कि उसका सोने का हार नहीं मिल रहा है। उसने सारा घर छान मारा, हर जगह ढूंढा, लेकिन हार का कहीं नामो निशान नहीं था। सुमन को अपने मन में शक हुआ कि कहीं उसकी सास ने ही तो हार नहीं चुराया।
उसे याद आया कि उसकी सास ने एक बार उसके गहनों को बड़े ध्यान से देखा था। मन ही मन सुमन को यकीन हो गया कि हार की चोरी उसकी सास ने ही की है। वह गुस्से में तमतमाती हुई अपने पति के पास गई। सुमन ने गुस्से में कहा, राजेश, मेरा सोने का हार चोरी हो गया है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी माँ ने ही इसे चुराया है। वो हमेशा मेरे गहनों को बड़े ध्यान से देखती रहती है। राजेश ने सुमन को शांत करने की कोशिश की और कहा, सुमन, ये तुम क्या कह रही हो? माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तुमने अच्छी तरह से खोजा। लेकिन सुमन के मन में शक गहरा बैठ चुका था। उसने अपनी आवाज़ को और ऊंचा करते हुए कहा, मैंने हर जगह देख लिया, वो हार नहीं मिल रहा है। ये ज़रूर तुम्हारी माँ ने ही चुराया होगा। उनकी नज़र मेरे गहनों पर कब से थी। राजेश ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की। सुमन, प्लीज़ चुप हो जाओ। माँ पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है। सुमन ने उसकी एक न सुनी और ताने मारते हुए बोली, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम हमेशा अपनी माँ की ही तरफदारी करते हो। राजेश को अपनी माँ की यादें एक एक करके याद आने लगी। कैसे उसकी माँ ने उसे पालने पोसने के लिए अपने हिस्से की रोटी तक छोड़ दी थी। उसकी माँ की एक एक कुर्बानी उसे याद आ रही थी। उसने अपनी आवाज़ को संयम में रखते हुए कहा, सुमन, अगर तुम्हें लगता है कि ये घर छोड़कर जाना ही सही है तो तुम चली जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, जो माँ अपने हिस्से की रोटी तक बेटे के लिए छोड़ देती थी वो कभी चोरी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर सुमन को लगा कि शायद उसने ज़्यादा ही कह दिया। वो कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई, लेकिन अपने मन के संदेह को छोड़ नहीं पाई। सुमन की बातें और उसके इल्ज़ाम सुनते हुए राजेश की माँ दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसने अपने बेटे की बातें सुनी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने बेटे पर गर्व हुआ कि उसने अपनी माँ पर भरोसा बनाए रखा, लेकिन साथ ही उसे इस बात का भी दुख हुआ कि उसकी बहू ने उस पर ऐसे घिनौने आरोप लगाए। रात हो गई, लेकिन उस घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजेश और सुमन के बीच जो अनकहा संवाद था उसने एक अजीब सी खामोशी को जन्म दिया। अगले दिन सुबह सुमन को अचानक एक पुराने बक्से में हार मिल गया। उसे याद आया कि उसने किसी काम के चलते कुछ दिन पहले उसे वहां रख दिया था, लेकिन फिर भूल गई। सुमन का दिल धड़क उठा। उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। उसने सोचा कि क्या वह इतनी छोटी बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाकर सही कर रही थी। उसे अपनी सास पर इल्ज़ाम लगाने की बात बार बार कचोट रही थी। उसने सोचा, मैंने माँ जैसी सास पर इतनी भयानक बात का इल्ज़ाम लगा दिया। सुमन का मन अब शर्मिंदगी से भर चुका था। उसे समझ में आ गया था कि वह अपने शक के कारण अनजाने में ही बहुत गलत कर चुकी थी। फिर वह अपनी सास के कमरे में गई। उसकी सास चुपचाप बैठी हुई थी। सुमन ने उनके पास जाकर धीमे स्वर में कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप पर बेबुनियादी आरोप लगाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसकी सास ने उसकी ओर देखा और बिना किसी नाराज़गी के मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। वह बोली, बेटी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूँ कि कभी कभी शक और गुस्सा हमसे ऐसी बातें कहलवा देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि जो इंसान उसे इतना प्यार और अपनापन दे सकता है, उस पर उसने ऐसा इल्ज़ाम लगाया। उसे समझ में आ गया कि सच्चा अपनापन और प्यार कभी किसी को चोट पहुंचाना नहीं सिखाता। उस दिन के बाद सुमन ने न केवल अपनी सास के साथ अपना रिश्ता मजबूत किया, बल्कि खुद को भी बदलने का संकल्प लिया। उसने ठान लिया कि वह
अब किसी भी रिश्ते में शक और गलतफहमी को कभी जगह नहीं देगी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।